9 मिलियन बुक्स 3 महीने तक जलती रही एक ही जगह पर। सोचो, अगर ये ज्ञान आज के समय तक बचा होता तो दुनिया शायद 500 साल पहले ही इंटरनेट और स्पेस ट्रेवल तक पहुंच गई होती। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जिसे दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहा जाता था, नालंदा यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तो 500-600 साल बाद आए, पर नालंदा यूनिवर्सिटी 1600 साल पहले से ही दुनिया को ज्ञान दे रही थी। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है, इस जगह पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इसे इतना महान बनाता है, और फिर क्यों उसे बर्बाद कर दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं इस राज के सफ़र को, नालंदा की कहानी। और हाँ, ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये एक मिस्ट्री और एक ऐसा ज्ञान का समुंदर है जो कभी ख़त्म नहीं होता। नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी शुरू होती है 5th सेंचुरी CE में गुप्ता एम्पायर के दौरान। एम्परर कुमारगुप्ता I एक हिंदू और एजुकेशन के बड़े सपोर्टर थे। एक दिन वह डिसाइड करते हैं कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग आकर ज्ञान सीखें। लेकिन बात सिर्फ 5th सेंचुरी से नहीं शुरू होती। आर्कोलॉजिकल स्टडी कहती है कि यहाँ इंसान 1200 BCE से रहते थे, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से बुद्धा भी यहाँ आसपास आम के बगीचे में लेक्चर्स देते थे। सोचो, बुद्धा के समय से लेकर गुप्ता एम्परर के समय तक ये जगह ज्ञान का सेंटर थी। नालंदा के नाम का मतलब था ना आलमदा, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो हमेशा ज्ञान देता है और कभी खाली नहीं होता। और ये गिफ्ट सिर्फ इंडिया तक नहीं, एशिया के हर कोने तक फैला था। चाइनीज, कोरियन, पर्शियन स्कॉलर्स यहाँ आते थे और साउथ ईस्ट एशियन रूलर भी इसको सपोर्ट करते थे। एक मिस्ट्री यह भी थी, क्या नालंदा दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी? तक्षशिला उससे पहले था, पर नालंदा रेसिडेंशियल सिस्टम का पार्ट था। स्टूडेंट्स का खाना, रहना और डिबेट करना सब कैंपस में था। इसे यह चीज यूनिक बनाती है। इमेजिन करो, पहली बार स्टूडेंट्स गेट के सामने लाइन में खड़े हैं, थोड़े नर्वस, एक्साइटेड और तैयार है अपनी लाइफ चेंजिंग जर्नी के लिए। एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल था। सिर्फ 20 से 30% बच्चे ही पास हो पाते थे। अगर फेल हो जाते थे तो उन्हें पोलाइटली विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाता था और कहा जाता था बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और कैंपस लाइफ एकदम स्ट्रक्चर्ड थी। सुबह बेल बजती थी, स्टूडेंट नहाते थे और मेडिटेशन करते थे। उसके बाद सारे लेक्चर्स अटेंड करते थे। वहाँ पर मील्स भी वेजिटेरियन और नॉलेज के साथ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी था। सब्जेक्ट्स की बात करो तो फिजियोलॉजी, बुद्धिज्म, मध्यमाका, योगचरण, सरस्वतीवादा, वेदास, न्याय, लॉजिक, संस्कृत व्याकरण, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाया जाता था। आर्यभट्टा ने जीरो और पाई का कॉन्सेप्ट यहीं डेवलप किया था। आयुर्वेदा के स्टूडेंट्स हर्ब, सर्जरी और ट्रीटमेंट यहीं सीखते थे। डिबेट का सीन भी इंटरेस्टिंग था। स्टूडेंट्स हर आर्ग्यूमेंट का हर एंगल प्रिपेयर करते थे। श्वेनजांग और ई जिंग के जनरल्स के हिसाब से विद्यार्थी यहाँ दिन रात डिस्कशंस में बिजी रहते थे। सोचो, 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 टीचर और हर दिमाग जिज्ञासा के महासागर में खोया हुआ। नालंदा का कैंपस 23 हेक्टेयर में फैला था और खुदाई में 10 से 20% ही दिखाई देता है। यहाँ 11 मठ थे। हर मठ में 200 से 300 भिक्षु के कमरे थे, आंगन था, मंदिर था और रसोई भी थी। शारीपुर स्तूप और मंदिर दोनों में 211 पैनल है जो हिंदू और बुद्ध कला का शानदार मिश्रण दिखाते हैं। आग के निशान और दाग हमें बताते हैं कि यह कैंपस कई बार हमलों का सामना कर चुका है। धर्मगंज, रत्नसागर, रत्नोदड़ी, रत्नरंजक, ये 4 बड़ी लाइब्रेरी थी। और नालंदा की असली लाइब्रेरी में लगभग 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। सोचो, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इवन फिजियोलॉजी के टेक्स्ट सब एक ही जगह। 3 महीने तक लगी आग ने इस ज्ञान के महासागर को राख में बदल दिया। पहला हमला हंसों के शासक महिरकुल ने किया, दूसरा हमला बंगाल के राजाओं ने किया, आखिरी बार बख्तियार खिलजी ने किया। कहानी यह कहती है, बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हुआ और नालंदा के वेद ने उसे ठीक किया। वह गुस्सा हो गया कि इन लोगों के पास इतना ज्ञान कैसे है, लेकिन फिर भी उसके बाद उसकी सेना ने लाइब्रेरी में आग लगा दी,
जो 3 महीने तक जलती रही। भिक्षु भाग रहे थे, अपनी कीमती स्क्रॉल्स और मैन्युस्क्रिप्ट बचा रहे थे। 1235 में तिब्बती भिक्षु धर्म स्वामी ने देखा बस 70 छात्र ही बचे थे। एक 90 इयर्स के टीचर नीचे छुपे हुए थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ब्राह्मण बौद्ध राइवलरी भी इसकी विनाश की वजह हो सकती है। लेकिन जो कुछ खुदाई में मिला, राख की परतें, उल्टी पुल्टी मूर्तियाँ, आग के निशान, यह साबित करते हैं कि यहाँ हमला सच में हुआ था। नालंदा का यह महाज्ञान का केंद्र, जो कभी विश्व के स्टूडेंट्स और टीचर्स को आकर्षित करता था, अब बस वह यादों और राख में बदल गया है। नालंदा का इम्पैक्ट इंडिया के बाहर भी दिखाई दिया। xuanzang ने 657 टेक्स्ट ट्रांसलेट करके चाइना ले गए और ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म इवॉल्व हुआ। आयुर्वेद चाइना में भी इवॉल्व हुआ। तिब्बतन किंग, कोरियन स्कॉलर्स, इंडोनेशियन किंग्स का सपोर्ट भी नालंदा के साथ, और वह लोग भी इससे इन्फ्लुएंस हुए। सोचो, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी पूरे एशिया का नॉलेज हब बन गई थी। 800 ईयर्स में इसे फॉरेस्ट ने पूरी तरीके से कवर कर दिया। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश सर्वेयर इसे डिस्कवर करते हैं। खुदाई में बहुत सारे स्कल्पचर्स, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन मिले। 2010 में इंडिया ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया और मॉडर्न कैंपस राजगीर में 455 एकर्स में बनाया, इको फ्रेंडली, वाटर बॉडीज और ग्रीनरी के साथ। स्टूडेंट्स आज भी एशिया के हर कॉर्नर से आते हैं। प्रोग्राम्स लाइक हिस्टोरिकल स्टडीज़, इकोलॉजी, बुद्धिस्ट स्टडीज़, पुराने ज्ञान को मॉडर्न चैलेंजेस के साथ ब्लेंड करना, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस लाइक इंडिया, चाइना, जापान एंड थाईलैंड। लेकिन सवाल अब यह है, क्या हम पुरानी लाइब्रेरी का ज्ञान दोबारा रिकवर कर सकते हैं? AI और आर्कियोलॉजी से शायद कुछ मिस्ट्री अनलॉक हो सकती है, पर असली मैजिक और वो क्यूरियोसिटी और डिबेट्स क्या रिक्रिएट हो पाएंगे? नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ज्ञान का समंदर थी। अगर वो स्क्रॉल्स बचे होते तो दुनिया कैसे होती? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले राज के साथ।